कहानी की शुरुआत एक ऐसे भविष्य से होती है जहां पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची थी। इसी वजह से अमीर और एलीट लोग पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड के दूसरे कोने में मौजूद केपलर ग्रह पर जाकर बस चुके थे और पृथ्वी पर वही लोग रह गए थे जिनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केपलर पर 2 पीढ़ियां बीतने के बाद वहां के वातावरण की वजह से इंसानों ने बच्चे पैदा करने की क्षमता खो दी और अब अमीर हो या गरीब, पूरी इंसानी नस्ल खत्म होने की कगार पर खड़ी थी। उनके पास जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता बचा था, वापस उसी पृथ्वी पर लौटना जिसे वे कभी बर्बाद करके छोड़ गए थे, ये जांचने के लिए कि क्या धरती फिर से रहने लायक बन चुकी है या नहीं। केपलर ग्रह से वापस कई प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी पर यूलिसिस 1 मिशन भेजा गया, लेकिन पृथ्वी के पास पहुंचते ही उसका संपर्क केपलर से टूट गया और उस क्रू के साथ क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चल सका। जब केपलर पर हालात और बिगड़ने लगे तब इंसानियत की आखिरी उम्मीद के साथ 20 साल बाद यूलिसिस 2 मिशन लॉन्च किया जाता है। कई प्रकाश वर्ष की यात्रा के बाद यह मिशन आखिरकार पृथ्वी तक पहुंचता है। कैप्सूल आग के गोले की तरह वायुमंडल को चीरता हुआ नीचे आता है। अंदर बैठी एस्ट्रोनॉट ब्लैक और उसका पायलट मौत के बेहद करीब होते हैं। जहाज का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और जैसे ही वे बादलों से बाहर निकलते हैं उन्हें जमीन नहीं बल्कि चारों तरफ सिर्फ अनंत समुद्र दिखाई देता है। जमीन का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता और अगले ही पल कैप्सूल पूरी रफ्तार से पानी से टकराकर समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। इस कैप्सूल में 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद ब्लैक को होश आता है तो वह खुद को जमीन पर पाती है। वह गंभीर रूप से घायल होती है। थोड़ी दूरी पर उसे उसकी दूसरी साथी दिखाई देती है। ब्लैक रेंगते हुए उसके पास जाती है, लेकिन अफसोस वह मर चुकी होती है। तभी उसकी नजर 100 मीटर दूर तक जाती है, कैप्सूल पर पड़ती है जो तेज समुद्री लहरों की वजह से किनारे आ गया होता है। ब्लैक पास जाकर देखती है तो उसमें उसका तीसरा साथी टक्कर मौजूद होता है। टक्कर होश में आते ही घबराकर पूछता है, क्या यहाँ रेडिएशन है? ब्लैक बताती है कि वातावरण साफ है और ये भी कहती है कि 6 घंटे में ये पूरी जगह पानी में डूब जाएगी। टक्कर कहता है कि इतने समय में वे यहाँ की जानकारी केपलर तक भेज देंगे। जब टक्कर उठने की कोशिश करता है तो उसके पैर में तेज दर्द होता है। उसका पैर पूरी तरह जख्मी हो चुका होता है। ब्लैक कहती है कि वह अकेले ही रिसर्च करेगी और उसे आराम करने को कहती है। इतना कहकर वह इस अनजान पृथ्वी पर अकेली निकल जाती है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं होती, सिर्फ खामोश समुद्र फैला होता है। कैप्सूल के अंदर से टक्कर लगातार ब्लैक के संपर्क में रहता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर ब्लैक को पानी के एक गड्ढे में एक अजीब सा आर्थ्रोपोड जैसा समुद्री जीव दिखाई देता है। ये एक बड़ी खोज होती है। इसका मतलब था कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जीवन वापस लौट रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि शायद पृथ्वी का वातावरण इंसानों को भी ठीक कर दे, ब्लैक तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करती है। उसे लगता है कि शायद अब वह दोबारा मां बन सकेगी, लेकिन जब वह डिवाइस की तरफ देखती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसका मतलब यह होता है कि बाहर जीवन होने के बावजूद केपलर के लोगों के शरीर में आई कमी अब तक ठीक नहीं हुई थी। यह ब्लैक के लिए बड़ा झटका होता है। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती और आगे बढ़ती रहती है। टक्कर उसे चेतावनी देता है कि मौसम तेजी से बिगड़ रहा है, सावधान रहना। तभी ब्लैक की नजर कुछ जेलीफिश पर पड़ती है। जैसे ही वह उनके पास जाती है एक जेलीफिश उसे डंक मार देता है। ब्लैक तुरंत अपने हाथ पर दवाई स्प्रे करती है। तभी पीछे से एक अजीब सी धुंध तेजी से पूरी जगह को ढकने लगती है। टक्कर कहता है कि लगता है भयानक तूफान आने वाला है। धुंध इतनी घनी होती है कि ब्लैक को कुछ दिखाई नहीं देता। टक्कर उसे वापस कैप्सूल की ओर आने को कहता है। दिशा दिखाने के लिए टक्कर बाहर निकलकर फ्लेयर छोड़ता है। ब्लैक फ्लेयर की दिशा में बढ़ती है। उधर कैप्सूल के पास टक्कर को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह बिना ज्यादा सोचे कैप्सूल में वापस जाकर हैच बंद कर लेता है। खिड़की से देखने पर उसे लगता है कि ब्लैक पास आ चुकी है। वह कहता है कि तुम जल्दी पहुंच गई, लेकिन ब्लैक जवाब देती है कि वह अब भी बहुत दूर है। अगले ही पल वह आकृति गायब हो जाती है। टक्कर पूरी तरह घबरा जाता है। तभी कैप्सूल के बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। टक्कर के पास बंदूक नहीं होती, इसलिए वह फ्लेयर गन लोड करता है। तभी हैच से कुछ अंदर घुस आता है। वे इंसान जैसे दिखाई देते हैं और टक्कर पर हमला कर देते हैं। ब्लैक आवाजें सुनकर तेजी से कैप्सूल की ओर भागती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसकी सांस रुक जाती है। विशाल कैप्सूल अपनी जगह से गायब होता है। वो लोग उसे घसीटकर ले जा चुके होते हैं। तलाश करने पर ब्लैक को दूर कोहरे में कुछ साए दिखाई देते हैं। वो बंदूक से देखती है तो कुछ लोग कैप्सूल को खींचकर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक पीछे से बहुत सारे अनजान लोग उस पर हमला कर देते हैं। कुछ समय बाद ब्लैक को होश आता है और वह खुद को कैद पाती है। जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटता है कोई उसे गहरे कुएं में धक्का दे देता है। अंदर टक्कर भी होता है, लेकिन वह बुरी तरह घायल होता है। ब्लैक ऊपर चढ़कर दवाई लाने की कोशिश करती है और एक दरार से देखती है कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। असल में ये वही इंसान होते हैं जिन्हें अमीर लोग पृथ्वी पर छोड़कर केपलर चले गए थे। तभी ब्लैक का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद ऊपर से एक रस्सी फेंकी जाती है। ब्लैक उसकी मदद से ऊपर आती है। वहां मौजूद लोग उसे एक घायल लड़के के पास ले जाते हैं। यह वही लड़का होता है जिस पर टक्कर ने कैप्सूल में फ्लेयर गन से हमला किया था, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया था। वे चाहते थे कि ब्लैक उसका इलाज करे,
ब्लैक कहती है कि उसे मेडिकल किट चाहिए, लेकिन कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाता। तभी भीड़ में से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम नार्विक होता है। वह उसकी भाषा समझती है और पूछती है कि मेडिकल किट कहाँ है। नार्विक ब्लैक को कैप्सूल तक ले जाती है। ब्लैक होशियारी से केपलर पर मदद का सिग्नल भेजना चाहती है, लेकिन नार्विक उसे बाहर खींच लेती है और कहती है कोई होशियारी नहीं। ब्लैक मेडिकल किट से लड़के का इलाज करती है। आसपास मौजूद लोग हैरानी से सब देखते रहते हैं, जैसे उन्होंने इतना उन्नत इलाज पहले कभी नहीं देखा हो। इलाज के बाद ब्लैक चुपचाप 2 इंजेक्शन अपने पास रख लेती है और वापस कुएं में लौट आती है ताकि टक्कर का इलाज कर सके। नीचे आकर ब्लैक उत्साह से टक्कर को बताती है कि यहाँ पूरी कम्युनिटी रहती है, यहाँ बच्चे भी हैं। इसका मतलब है कि यहाँ फर्टिलिटी की समस्या नहीं है। हमें ये खबर केपलर तक पहुंचानी होगी। बस मुझे ऊपर सबका भरोसा जीतना है और मैं सिग्नल भेज दूंगी। टक्कर कमजोर आवाज में कहता है कि उसका बहुत खून बह चुका है और वह अब नहीं बचेगा। यह काम अब ब्लैक को अकेले करना होगा। इतना कहकर वह अपने लॉकेट से दवा निकालता है और दांतों से दबाकर अपनी जान दे देता है। ब्लैक टूट जाती है। टक्कर की मौत के बाद हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि ज्वार का पानी तेजी से कुएं में भरने लगता है। ब्लैक टक्कर की लाश के साथ फंस जाती है और पानी उसकी सांसों तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी आखिरी वक्त पर कुएं का ढक्कन खुलता है। यह वही लड़का होता है जिसका उसने इलाज किया था। वह अपना एहसान चुकाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही ब्लैक देखती है कि पूरा इलाका समुद्री पानी से भर रहा है और सब कुछ डूबने वाला है। बाद में जब लोग उसे अपनी बस्ती में ले जाते हैं तो ब्लैक एक ऐसी चीज देखती है जो उसकी सारी थकान मिटा देती है। उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। केपलर पर सालों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उस बच्ची को देखकर ब्लैक को पूरा यकीन हो जाता है कि पृथ्वी पर रहने से इंसान दोबारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। उस बच्ची को देखकर उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं। फ्लैशबैक में उसके पिता बताते हैं कि पृथ्वी पर कई वेदर स्टेशन बनाए गए थे और हेंडरसन हब से मिला डेटा दिखाता है कि वहां जीवन वापस लौट रहा है क्योंकि वह इलाका पुरानी इंसानी सभ्यता से बहुत दूर है। यही उम्मीद देकर वे उस मिशन पर निकल जाते हैं जहां से वे कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह जब पानी कुछ कम हो जाता है तो मर्ड्स लोग ब्लेक को दोबारा उसी कुएं में उतार देते हैं। ऊपर बच्चों के पास ब्लेक का लाल बैग होता है। वह बार बार उनसे बैग मांगती है लेकिन वे उसे नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। वहीं एक दूसरी बच्ची जिज्ञासा से वहीं रुक जाती है। ब्लेक उससे पानी मांगती है लेकिन वह उसे पानी की जगह एक छोटी दवाई की बोतल फेंक देती है। वही बच्ची इशारों में पूछती है कि तुम कहां से हो। ब्लेक कुएं की दीवार पर अपने ग्रह केपलर का चित्र बनाती है और बताती है कि वह वहां से आई है जो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है। बच्ची अपना नाम माइला बताती है। ब्लेक उससे पूछती है कि क्या वह उसके लिए एक डिवाइस ला सकती है। माइला उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अचानक ऊपर से रस्सी नीचे गिरती है और कई बच्चों को नीचे उतारा जाता है। उनके साथ एक बहुत छोटी बच्ची भी होती है जिसकी उम्र कुछ महीनों से ज्यादा नहीं होती, जिसे कुएं में फेंक दिया जाता है। लेकिन ब्लेक गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वे कुएं को पूरी तरह छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले ही पल बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया हो और बच्चों को बचाने के लिए उन्हें कुएं में छिपाया गया हो। ब्लेक ऊपर चढ़कर बाहर झांकती है तो जो दृश्य दिखता है वह डरावना होता है। बाहर कई अनजान लोग भारी हथियारों के साथ लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। वहीं माइला भी दिखाई देती है जिसके पास वही लाल बैग होता है। वह छिपी हुई होती है लेकिन उन लोगों की नजर उस पर भी पड़ जाती है और वे उसे बाकी बच्चों के साथ बांधकर एक नाव में ले जाने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक हथियारबंद आदमी कुएं की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह ढक्कन हटाता है उसे अंदर कोई नजर नहीं आता क्योंकि ब्लेक दीवार के सहारे छिपी होती है और बच्चे पानी में दबके होते हैं। उसके जाने के बाद माहौल कुछ शांत होता है और तब नार्विक सबको कुएं से बाहर निकालती है। बाहर का नजारा बेहद खौफनाक होता है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। वे सभी मारे जा चुके होते हैं। ब्लेक के पूछने पर नार्विक बताती है कि माइला उसकी बेटी है। ब्लेक पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, तो नार्विक बताती है कि वे समुद्र में बह गए। तभी दूर से नाव की आवाज आती है और वे देखते हैं कि वही लोग बच्चों और बाकी लोगों को कैदी बनाकर नाव पर चढ़ा रहे हैं, जिनमें माइला भी होती है। नार्विक अपनी बेटी को देखकर तुरंत फ्लेयर गन निकालती है लेकिन ब्लेक उसे रोकती है और समझाती है कि यह सिर्फ फ्लेयर गन है, इससे उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसे आसमान की तरफ चलाओ ताकि उनका ध्यान बटे और हम तुम्हारी बेटी को बचा सकें। लेकिन नार्विक नहीं मानती। मजबूरी में ब्लेक उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और फ्लेयर ऊपर की तरफ छोड़ देती है। जैसे ही सबका ध्यान भटकता है ब्लेक तैरते हुए नाव तक पहुंच जाती है लेकिन वह वहां अपने लाल बैग को ढूंढने आई होती है। काफी तलाश के बाद भी बैग उसे नहीं मिलता। इसी बीच सभी लोग वापस नाव पर आ जाते हैं। छिपने के लिए ब्लेक कैदियों के बीच चली जाती है। वहीं माइला भी मौजूद होती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ब्लेक कांपने लगती है। उसे कांपता देख वही आदमी जिसकी ब्लेक ने पहले मदद की थी अपनी जैकेट उसे दे देता है। कुछ देर के समुद्री सफर के बाद वे एक अजनबी जगह पर पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े जंग खाए जहाज खंडहर बन चुके होते हैं। असल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के सारे ग्लेशियर पिघल चुके होते हैं और ज्यादातर जमीन पानी में डूब चुकी होती है।
इसके बाद ये हथियारबंद लोग सभी को अपने मुख्य ठिकाने की ओर ले जाते हैं। उसे एक कैदी की तरह उस तैरती हुई बस्ती में लाया जाता है जो कबाड़ और लोहे से बनी होती है। वहां एक आदमी उसे एक अलग केबिन में ले जाता है जहां का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बाकी आदिवासियों से अलग दिखाई देता है। जैसे ही वह बोलता है, ब्लेक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई जंगली नहीं बल्कि गिब्सन होता है, वही आदमी जो सालों पहले उसके पिता के साथ यूलिसिस 1 मिशन पर गया था और जिसे मरा हुआ माना जा चुका था। गिब्सन बताता है कि यूलिसिस 1 की लैंडिंग के दौरान एक हादसे में उसके पिता नील की मौत हो गई थी और सिर्फ वही जिंदा बचा था। फिर वह पूछता है कि केपलर पर हालात कैसे हैं। ब्लेक बताती है कि वहां स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। गिब्सन कहता है कि अब वक्त आ चुका है अपने लोगों को केपलर ग्रह से वापस यहाँ लाने का, और वह बाहर का दृश्य दिखाता है जहां वह समुद्र को रोकने के लिए एक बांध बनवा रहा होता है ताकि एक सुरक्षित बस्ती बसाई जा सके। कुछ देर बाद गिब्सन ब्लेक को एक क्लासरूम में ले जाता है जहां बच्चे उससे केपलर ग्रह के बारे में सवाल करते हैं। ब्लेक बताती है कि वह ग्रह बंजर है, वहां पृथ्वी जैसी झीलें या समुद्र नहीं है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद केबिन में एक बच्चा उसके पास आता है और उसे एक छोटा पौधा दिखाकर कहता है कि यह बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। यह सुनकर ब्लेक चौंक जाती है, क्योंकि यही बात उसके पिता बचपन में उसे बताया करते थे। वह बच्चे से पूछती है कि यह बात उसे किसने बताई। बच्चा बताता है कि वह पाइप के जरिए केबिन की दूसरी तरफ किसी से बात करता है, लेकिन वहां जा नहीं सकता। ब्लेक तुरंत उस केबिन की ओर जाती है। जहाज के नक्शे को देखते हुए वह अंधेरे गलियारों से आगे बढ़ती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है। जैसे ही वह एक केबिन की खिड़की से झांकती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसके पिता मौजूद होते हैं, वे जिंदा होते हैं। तभी पीछे से गिब्सन आ जाता है और बताता है कि उसने झूठ कहा था कि उसके पिता मर गए थे। असल में यहाँ उतरने के कुछ समय बाद उन पर हमला हुआ था, जो मर्ड्स ने नहीं बल्कि खुद उसके पिता ने करवाया था, क्योंकि वे एक मर्द लड़की से प्यार करने लगे थे और भूल गए थे कि वे किस तरफ हैं। ब्लेक दरवाजा खोलने को कहती है और 20 साल बाद अपने पिता को देखकर भावुक हो जाती है। वह पूछती है कि उन्होंने केपलर और अपने लोगों को क्यों भुला दिया। उसके पिता कहते हैं कि वे कुछ गलतियों को ठीक करना चाहते थे और ब्लेक को अब तक यह समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। केपलर से किसी को पृथ्वी पर वापस नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर ब्लेक गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर मौसम और भी भयानक हो जाता है। हर तरफ पानी भर चुका होता है और तेज बारिश हो रही होती है। गिब्सन ब्लेक से कहता है कि उसके पिता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। समुद्र के बीच खड़े एक टावर की ओर देखकर ब्लेक पूछती है कि क्या वही हेंडरसन हब है। गिब्सन हाँ कहता है और बताता है कि उसके पिता उसे भी नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ब्लेक कहती है कि वह उसी हेंडरसन वेदर स्टेशन से केपलर को संदेश भेज सकती है। उसे बस बायोमेटा डिवाइस चाहिए। गिब्सन अपने आदमियों को वह डिवाइस ढूंढने का आदेश देता है। कुछ देर बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी गिब्सन का आदमी घबराया हुआ आता है और बताता है कि बायोमेटा डिवाइस ढूंढते वक्त किसी ने अंदर घुसपैठ कर ली है। गार्ड्स को मार दिया गया है और पावर भी काट दी गई है। गिब्सन ब्लेक और बच्चों को कमरे में जाने को कहता है और खुद बंदूक लेकर घुसपैठिए की तलाश में निकल जाता है, लेकिन ब्लेक कमरे में जाने के बजाय टॉर्च लेकर अकेली गलियारे में आगे बढ़ती है। तभी पीछे एक साया दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि नार्विक होती है, जो अपनी बेटी माइला को ढूंढ रही होती है। ब्लेक उसे उसकी बेटी के कमरे तक ले जाती है। तभी पीछे से गिब्सन के लोग आ जाते हैं और नार्विक को बेरहमी से पीटने लगते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गिब्सन ब्लेक से कहता है कि नार्विक कभी उनकी सबसे भरोसेमंद गार्ड हुआ करती थी, लेकिन उसने उन्हें धोखा दिया और अपने लोगों के साथ भागने की कोशिश की। ब्लेक शांत मगर मजबूत आवाज में कहती है कि नार्विक ने कोई धोखा नहीं दिया, वह बस अपनी बेटी को वापस चाहती है। लेकिन गिब्सन बेरहमी से जवाब देता है कि माइला अब केपलर की बेटी है और उसके भविष्य का फैसला अब वही करेगा। तभी पॉलिंग नाम का उसका आदमी वहां ब्लेक का लाल बैग लेकर आता है जिसमें बायोमेटा डिवाइस होना चाहिए था, लेकिन जब बैग खोला जाता है तो अंदर कुछ नहीं निकलता। गिब्सन गुस्से से भरकर ब्लेक से पूछता है कि डिवाइस कहां है। ब्लेक बिना घबराए कहती है कि शायद वह कैंप में ही रह गया होगा। गिब्सन तुरंत आदेश देता है कि पानी कम होते ही ब्लेक और पॉलिंग वापस कैंप जाएंगे और हर हाल में वह डिवाइस ढूंढ कर लाएंगे। और जाते जाते वह ठंडे लहजे में यह भी कह देता है कि अगली सुबह नार्विक को मार दिया जाएगा। यह सुनते ही ब्लेक का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। उनके जाते ही गिब्सन की नजर पास ही एक बच्चे की गुड़िया पे जाती है। उसके भीतर छिपा वही बायोमेटा डिवाइस उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इधर ब्लेक अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन उसका मन बेचैन होता है। तभी उसे अलमारी के अंदर से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि माइला डरी सहमी भीतर छिपी बैठी है। ब्लेक उसे शांत करने की कोशिश करती ही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर पॉलिंग खड़ा होता है, जो माइला को ढूंढ रहा होता है। वह कमरे की तलाशी लेने लगता है और जैसे ही अलमारी की ओर बढ़ता है, ब्लेक पल भर में फैसला लेती है और वही जहर वाली दवा उसके मुंह में डाल देती है।
जिसे टकर ने कुएं में अपनी जान देने के लिए इस्तेमाल किया था। पॉलिंग कुछ ही पलों में तड़पता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह वहीं दम तोड़ देता है। ब्लेक उसकी बंदूक उठाती है और माइला का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। दोनों गार्ड्स को चकमा देते हुए अंधेरे गलियारे से गुजरते हैं और एक ऐसे केबिन तक पहुंचती हैं जहां मर्द लोगों को कैद करके रखा गया होता है। वहां नार्विक भी बंदी बनी हुई होती है। ब्लेक बिना वक्त गंवाए सबकी बेड़ियां खोल देती है और नार्विक को भी एक बंदूक थमा देती है। अब ब्लेक पूरी तरह समझ चुकी होती है कि गिब्सन यहाँ के लोगों पर सालों से जुल्म करता आ रहा है। ये लोग हमेशा से पृथ्वी पर ही रहे हैं, लेकिन गिब्सन बाहर से आकर इनके बच्चों को छीनता रहा और जो विरोध करता उसे मारता रहा। ब्लेक दौड़ते हुए अपने पिता के कमरे की ओर जाती है ताकि उन्हें आजाद कर सके, लेकिन उसके पिता उसे इशारे से शीशे की ओर देखने को कहते हैं। बाहर धुंध और बारिश के बीच गिब्सन हेंडरसन वेदर टावर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी ब्लेक को एहसास होता है कि गिब्सन को वह बायोमेटा डिवाइस मिल चुका है जिसे उसने गुड़िया में छिपाया था। उसके पिता गंभीर आवाज में कहते हैं कि अगर गिब्सन ने केपलर पर सिग्नल भेज दिया तो वहां से पूरी आबादी यहां आ जाएगी और फिर यहां सिर्फ कत्लेआम होगा, इसलिए हर कीमत पर उसे रोकना होगा। बाहर घना कोहरा फैल चुका होता है, चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही होती हैं। आजाद हुए मर्द लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन गिब्सन के आदमी चारों ओर से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। ब्लेक सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए मदद कर रही होती है, मगर तभी सबसे पीछे भाग रहा बच्चा गोली लगने से घायल हो जाता है। ब्लेक उसे उठाकर किसी तरह नाव तक पहुंचा देती है। जब सभी मर्द सुरक्षित हो जाते हैं, तभी ब्लेक की नजर दूर कोहरे में एक छोटी नाव पर पड़ती है जहां गिब्सन वेदर टावर की ओर बढ़ रहा होता है ताकि केपलर को सिग्नल भेज सके। ब्लेक पूरी ताकत से तैरती हुई वहां पहुंचती है और गिब्सन को रुकने के लिए चिल्लाती है। तभी गिब्सन उसी बच्चे के सिर पर बंदूक रख देता है और ब्लेक से अपनी बंदूक फेंकने को कहता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि यह बच्चा तुम्हारा ही भाई है और अगर उसने कोई चाल चली तो वह गोली मार देगा। बच्चे की मां गिड़गिड़ाते हुए गिब्सन से उसके बच्चे को छोड़ने की विनती करती है, मगर तभी गिब्सन बड़ी बेरहमी से बच्चे की मां के सिर में गोली मार देता है। ये देखकर ब्लेक कांप जाती है और डर के मारे अपनी बंदूक नीचे रख देती है। गिब्सन तुरंत बायोमेटा डिवाइस को वेदर टावर से जोड़ता है और केपलर की ओर सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। उसी पल ब्लेक आखिरी हिम्मत जुटाकर गिब्सन पर झपटती है और दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। ठंडा पानी उन्हें अपनी गहराइयों में खींचने लगता है। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष होता है। लंबी जद्दोजहद के बाद ब्लेक गिब्सन को मार देती है, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी टूटने लगती हैं। वह भी समुद्र की अनंत गहराई में डूबने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। यह नार्विक होती है। नाव पर पहुंचने के बाद भी ब्लेक का शरीर निष्क्रिय पड़ा होता है। नार्विक घबराकर उसके सीने को जोर से दबाती है और कुछ ही पलों में ब्लेक खांसते हुए होश में आ जाती है। चारों तरफ मौजूद लोगों के चेहरों पर राहत और सुकून होता है। वहीं इन्हीं सबके बीच ब्लेक के पिता भी मौजूद थे। सभी लोग नाव में सवार होकर घने कोहरे को चीरते हुए एक नई और सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। भले ही ब्लेक ने इन लोगों को आजाद कर दिया हो, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गिब्सन ने मरने से पहले केपलर पर सिग्नल भेज दिया था और केपलर ग्रह की पूरी आबादी पृथ्वी की ओर बढ़ चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि उनके आने से शांति लौटेगी या फिर एक और खून खराबे की शुरुआत होगी। और इसी डर से भरे क्लिफहैंगर के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक बोनस फन फैक्ट। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मूवी में जिस केपलर 209 प्लेनेट की बात हुई है वो सिर्फ राइटर की कल्पना नहीं है। यह प्लेनेट असली दुनिया में भी मौजूद है। नासा के मुताबिक केपलर 209 हमारी पृथ्वी से लगभग 1900 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें तब भी वहां पहुंचने में हमें 1900 साल लग जाएंगे। तो मूवी में भले ही वो लोग टेक्नोलॉजी की मदद से वहां जाकर वापस आ गए हों, लेकिन असलियत में इतनी दूर जाना आज की साइंस के लिए नामुमकिन है। अगर ये फैक्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।